अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो आज के ख़बरनामे में देखिए, यूपी असम्बली इंतख़ाबात के लिए पहले मरहले की वोटिंग जारी। कई कदावर रहनुमाओं की किस्मत का होगा फैसला। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कारकुनान पर वोटरों को डराने का लगाया इल्ज़ाम। हिजाब मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से किया इनकार, कहा हम हाई कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में गिरफ्तार मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत। किसानों में गम व गुस्से की लहर। कार चढ़ाने के वाक़े में 5 किसानों की गई थी जान। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल एक गुजारिश ज़रूर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं कर्नाटक में स्कूल के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी और इसके बाद लगातार चल रहे मुजाहरों के दरमियान आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल तमाम अर्जियों को अदालत उज़्मा में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करना चाहिए। हमारे लिए इस वक्त इस मामले में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। वहीं कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि ख़वातीन पर हमले हो रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस ने यही कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले की समाअत करने दिया जाए, उसके बाद हम इस मामले पर गौर करेंगे। अपने एजेंडे पर कायम रहना ये बीजेपी की एक खूबी रही है, चाहे कि आप हर तरह से गलत क्यों न साबित हों। ये वीडियो जो स्क्रीन पर चल रही है ये तो आपको याद ही होगी कि जब 2 साल कबल JNU यूनिवर्सिटी में नकाब पोशों ने हमला किया था और काफ़ी बड़ा ये मुद्दा भी बना था। बाद में इन नकाब पोशों की पहचान भी सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उन पर कार्रवाई के बजाय उल्टे जिन लोगों पर हमला हुआ उन्हें ही कसूरवार करार दिया था। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मालूम नहीं कि अब कर्नाटक में हिजाब पहनने का खमियाजा अब कर्नाटक के इन तालिबात को कैसे भुगतना पड़ेगा और वो कब तक और किस तरह से उसका डट कर मुकाबला करेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिजाब तनाज़े में अब उल्टे तालिबात और उनके घर वालों को घेरने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उडुपी के MLA के रघुपति भट्ट, जिसने तनाज़ा खड़ा किया था, आपको याद ही होगा, उसने कर्नाटक के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस हिजाब तनाज़े के पीछे पैसे और सख्त ट्रेनिंग थी। उन्होंने 6 तालिबात पर मौलियों, कम्युनिटी के रहनुमाओं, वालिदैन, प्रिंसिपल और कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के मशवरे को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया। कहा कि अगर उन्होंने मशवरा मान लिया होता तो उडुपी इस तरह की सूरत हाल से नहीं गुजरता। उन्होंने कहा कि जो 6 तलबा थे वो गैर नज़्म व ज़ब्त वाले थे और उन्होंने अच्छे नंबरात भी हासिल नहीं किए थे और वो क्लासेस में भी हाजिर नहीं हो रहे थे और अब पूरा जो ठीकरा है वो उन्हीं लड़कियों पर फोड़ा जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो कुछ हंगामा हुआ, ये तो आपने खुद ही देख लिया था कि किसने हंगामा किया और किस तरह के नारे लगे थे और ये सब आपने देख लिया है। वहीं कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कहा कि अगर वो हिजाब पहनना चाहते हैं तो अक़लियतों के इदारों में जाकर वो सीख सकते हैं। वहीं अब ये खबर भी आ रही है कि अब ये मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं कि उन बच्चियों ने किन से मुलाकातें की थी और उन्होंने कौन सी तरबियत हासिल की थी। तालिबात और उनके वालिदैन के मोबाइल कनेक्शन, कोई भी बैरूनी हाथ या दहशतगर्द तंजीमों वगैरह से रवाबित, अब उसकी जांच किए जाने की भी बातें सामने आ रही है। वैसे हुकूमत जो भी तहकीकात कर रही है उन्हें ये कुछ वीडियोज़ हैं, इसे भी देख लेना चाहिए कि कौन फसादात को भड़का रहा है। दरअसल कुछ वीडियोज़ आप भी देख लीजिए कि किस तरह से भगवा शॉल तलबा में तकसीम की जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ ही कांग्रेस रहनुमा ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि 50 लाख शॉल वज़ीर के बेटे ने लाकर वहाँ तकसीम की थी ताकि लोगों को उकसाया जा सके, तलबा में फूट डाली जा सके। और ये एक और वीडियो है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि VHP और बजरंग दल के मेंबरान कह रहे हैं कि तलबा से कह रहे हैं कि आप बेखौफ भगवा शाल पहनकर स्कूल जाइए, वैसे और आपको किसी से भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, VHP और बजरंग दल आपके साथ हैं। ಸೊ ವಿಶ್ವ ಬಜರಂಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇದೆ.
वैसे सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का जो वादा बीजेपी का था वो अब साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ कौमी सतह पर रहनुमाओं के भाषण का हिस्सा है और ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पर इसे कहा जाता है। उसके अलावा रियासतों में जो कुछ बीजेपी हुक्मरान रियासतों में जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरह से अक़लियतों के ख़िलाफ़ क़वानीन मंजूर किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें हरासा किया जा रहा है, मामूली बहाने से उन्हें किस तरह से परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि बाहिजाब तालिबात की हिमायत में उनसे इजहार यगानगत और इजहार एकजहती करने के लिए पूरे मुल्क में तालिबात सड़कों पर आ गई हैं और उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर एहतजाज किया बल्कि कर्नाटका की तालिबात को भरपूर उन्हें हिमायत भी दी है और उम्मीद है कि आगे भी उनका साथ दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने भी हिजाब तनाज़े पर तलबा के नाम, जो कर्नाटक के तलबा हैं उनके नाम एक खुला ख़त लिखा है और उनसे बीजेपी पर मुनाफरत आमेज़ एजेंडे से मोहतात रहने की उन्होंने अपील की है। बीजेपी के जो एजेंडे हैं उससे मोहतात रहने की उन्होंने अपील की है। वहीं सुरजेवाला ने इस ख़त में बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपने सियासी मफाद के लिए हिजाब जैसे मौज़ूआत को हवा देकर बच्चों के मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रही है। उन्होंने बच्चों और वालिदैन से भी अपील की है कि वो इस तरह के बहकावे में न आएँ और बल्कि दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम दे और अपनी दोस्ती का सबूत दे। यूपी में आज वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे कबल योगी ने आज वोटरों से वोट देने की अपील की और उन्हें इस बात का खौफ दिलाया कि अगर वोट गलत डाला गया तो यूपी कश्मीर और बंगाल और केरल के जैसा बन जाएगा और 5 सालों की मेहनत जो योगी ने की है वो रायगा चली जाएगी। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। ये वैसे यूपी में 5 सालों में कैसा माहौल देखा गया वो सभी जानते हैं। वहीं इस पर केरल के वज़ीर आला ने खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर यूपी केरल में बदल जाता है तो उम्मीद है कि ये यूपी वाले बेहतरीन तालीम, सेहत की खिदमात, समाजी बहबूद, मयार ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और एक हम आहंग माशरा होगा जिसमें मज़हब और ज़ात पात के नाम पर लोगों का कत्ल नहीं किया जाएगा। और मेरे ख़्याल से यूपी के लोग भी इसी तरह का माहौल चाहते हैं। वैसे मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात का आगाज़ उत्तर प्रदेश से हो चुका है। यूपी में आज 11 अजला की 58 सीटों पर पहले मरहले के लिए वोटिंग की जा रही है। पहले मरहले में कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें से 74 ख़वातीन भी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आगरा की एक असम्बली सीट के बूथ नंबर 287 और 288 पर बीजेपी के उम्मीदवार के शोहर और बीजेपी लीडरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल इत्तेहाद के वोटरों को धमकी दे रहे हैं और उन्हें बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव उन पर डाल रहे हैं। वहीं एसपी ने इलेक्शन कमीशन से भी अपील की है कि इसका नोटिस लेकर गैर जानिबदाराना और खौफ से पाक इंतखाबात यकीनी बनाएं। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर हिंदू मुस्लिम यानी समाज को मजहब के नाम पर तकसीम करने का दबाव है और ये दबाव RSS ने बनाया है। टिकैत ने कहा कि उनके अंदर की रिपोर्ट ये है कि सिर्फ 140 ही सीटें जो यूपी में बीजेपी जीतने वाली है और ये उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नाराज़ हैं और वोट देना नहीं चाहते, लेकिन ये गड़बड़ी करने में लगे हुए हैं। वही गुजरात के शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को होने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद में से 28 मुस्लिम नौजवानों को खुसूसी अदालत ने 8 फरवरी यानी कि 2 रोज़ कबल बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। वहीं कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि दीगर जो 49 कसूरवार अफराद में से भी बेशतर अफराद को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने जराइम के लिए मुकर्ररा से ज़्यादा मुद्दत की सज़ाएँ पहले ही काट चुके हैं। तकरीबन 12-13 साल से वो सज़ाएँ काट चुके। उन 28 अफराद के बाइज़्ज़त बरी किए जाने के वाक़या अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी अदलिया में ये रविश आम हो चुकी है। कई सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम नौजवान जेलों में अब भी बंद हैं। उनमें से बहुत से कई बरसों बाद बेगुनाह साबित होने पर रिहा हो जाते हैं। हाल बात की जाए तो 23 साल, 25 साल, 26 साल इस तरह का अरसा गुजर जाता है और उसके बाद उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि उनके जो साल ज़ाया हो रहे हैं उसकी भरपाई, उसकी ज़र तलाफ़ी कौन करेगा।
وہ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے ہر مہذب ملک میں بے گناہ ثابت ہو جانے پر متعلقہ ملزم یا ملزمان کو زر تلافی کے طور پر مالی معاوضہ دینے کا نظم ہے، لیکن ہندوستان میں قانونی طور پر اس کی گنجائش ہونے کے باوجود عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ بے گناہ ثابت ہو جانے کے باوجود لوگ زر تلافی کے خاطر کوئی کیس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں فیصلہ آنے میں مزید 30 برس لگ جائیں گے۔ انسانی حقوق کے کارکن کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی کیس غلط ثابت ہو جائے تو پولیس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے جو بدنیتی سے کسی بھی بے گناہ شخص کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور اس کے خلاف ٹاڈا اور یو اے پی اے جیسے سیاہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح سے کتنے لوگ اب بھی جیلوں میں بند ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور اب تک ان کی سماعت کئی لوگ ایسے ہیں جن کی سماعت بھی اب تک شروع نہیں ہو پائی ہے۔ ویسے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا جو کہ گزشتہ سال اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں احتجاجی کسانوں کے قتل کے اہم ملزم ہیں، ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ آشیش مشرا کے وکیل کے مطابق انہیں الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پہلے ہی دی تھی اور اب لکھنؤ کی ہائی کورٹ بینچ نے اسے ضمانت دے دی ہے۔ اس دن بتا دیں کہ جس دن لکھیم پور کھیری میں تشدد ہوا اس دن 8 افراد مارے گئے تھے۔ پہلے تو مرکزی وزیر کے بیٹے کی کار نے کسانوں کو کچل دیا جس میں 4-5 لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کے رد عمل میں کسانوں کے ساتھ جھڑپ میں 2-3 افراد اور 3 افراد مارے گئے تھے۔ ویسے لکھیم پور کھیری کی عدالتوں نے ماضی میں آشیش مشرا کی ضمانت مسترد کر دی تھی اور انہیں گرفتار بھی اسی وقت کیا گیا تھا جب اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا تو اسے گرفتار کرنے پر پولیس مجبور ہوئی تھی۔ تاہم ان کے والد اجے مشرا اپنی برطرفی کے مطالبات کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں وزیر ہی ہیں۔ کوئی مشہور امریکی نشریاتی ادارے CNN نے 26 اگست 2021 کے کابل ایئرپورٹ دھماکے پر پینٹاگون کی بریفنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا تھا کہ تمام 180 افراد دھماکے میں مارے گئے تھے۔ CNN کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق متعدد افراد گولیاں لگنے سے مرے۔ تب پینٹاگون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی میرینز کی فائرنگ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ CNN کی شائع رپورٹ نے پینٹاگون کے دعووں کو جھٹلا دیا ہے۔ کابل کے ایئرپورٹ کے باہر ہونے والے دھماکے اور فائرنگ کے بارے میں پینٹاگون نے میڈیا بریفنگ دی تھی جس میں بتایا تھا کہ تمام اموات دھماکے سے ہوئی ہیں اور دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ وہیں CNN کی اسپیشل رپورٹ کے مطابق اموات صرف دھماکے سے نہیں ہوئی تھی بلکہ گولیاں چلنے سے ہوئی تھی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے آئینی شاہدین اور ڈاکٹرز کے بیانات بھی پیش کیے ہیں۔ مقتولین کے میڈیکل ریکارڈز بھی حاصل کر لیے گئے ہیں جن میں صاف لکھا ہے کہ موت جو ہوئی ہیں وہ گولی لگنے سے ہوئی ہیں۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔